हेलो एवरीवन। मैं आज बात करना चाहता हूँ डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस होते क्या हैं और डेफिनेशंस ज़रूरी क्यों हैं और डेफिनेशंस की लिमिटेशंस क्या होती हैं। क्योंकि डेफिनेशंस एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और डेफिनेशंस लैंग्वेज का एक हिस्सा हैं। लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती, डेफिनेशंस एज ए रिजल्ट परफेक्ट नहीं होते, पर डेफिनेशंस फॉर द मोस्ट पार्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मेरे पास एक एप्पल है, तो मैं आपको एप्पल का डेफिनेशन बताऊंगा। मैं कहूँगा कि मेरे पास एक लाल गोल फ्रूट है। पर इसके साथ ही मैं कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप ये समझ लें कि मैं टमाटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टमाटर भी एक लाल गोल फ्रूट है। टमाटर सब्जियों की कैटेगरी में आता है, मुझे पता है, पर टेक्निकली वो एक फ्रूट है। सो हम डेफिनेशंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं एप्पल को लाल गोल फ्रूट क्यों बोलूँगा? मैं एप्पल को लाल गोल फ्रूट इसलिए बोलूँगा क्योंकि आम तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक लाल गोल फ्रूट है, आप समझ जाएंगे कि मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा डिटेल में अगर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चला जाऊँगा, मैं आपको उठा के एप्पल दिखा दूँगा या एप्पल की एक तस्वीर दिखा दूँगा या एप्पल के बारे में कुछ और डिटेल्स बताऊँगा। पर फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर 90% और 95% वो डेफिनेशन काफ़ी है। पॉडकास्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक पॉडकास्ट होता क्या है? पॉडकास्टिंग की शुरुआत तब हुई थी जब लोगों ने फिगर आउट किया कि आरएसएस फीड्स के थ्रू MP3 फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक MP3 फाइल है, एक ऑडियो शो है, तो आप आरएसएस फीड के थ्रू, जिसके ज़रिए आमतौर पर सिर्फ टेक्स्ट ही जाता था तब तक, आप आरएसएस फीड के थ्रू MP3 फाइल्स को भेज सकते हैं। और अगर किसी ने उस आरएसएस फीड को सब्सक्राइब किया है तो वो उसे डाउनलोड कर सकता है। ये सबसे पहले एप्पल के आईट्यून्स प्रोग्राम में होता था। वहीं से पॉडकास्टिंग नाम आया, क्योंकि लोग इन ऑडियो शोज़ को आईपॉड पे सुनते थे। पर यह पॉडकास्टिंग का डेफिनेशन तब था। आजकल कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जो आरएसएस फीड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर होते हैं। अगर मेरे पास कोई हमारे लॉजिकल आयाम भाई का एक एपिसोड भेजता है तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा ये पॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि जब कोई मुझे कहता है कि वो एक पॉडकास्ट है तो मैं समझ जाता हूँ कि उसका मतलब क्या था। मेरी समझ में आ जाता है कि आजकल के हिसाब से एक पॉडकास्ट का एक आरएसएस फीड होना ज़रूरी नहीं है, एक पॉडकास्ट का ऑडियो ओनली होना ज़रूरी नहीं है, एक पॉडकास्ट को सुनने के लिए एक आईपॉड का होना ज़रूरी नहीं है। पर पॉडकास्टिंग जो शब्द है उसका मतलब समय के साथ बदला है। और डेफिनेशंस का यही झमेला होता है। समय के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ डेफिनेशंस बदलते हैं, वर्ड्स के मीनिंग बदलते हैं और हम उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। प्राचीन रोम में क्रिश्चियंस को लोग एथीस्ट कहते थे। क्यों? क्योंकि प्राचीन रोम के जो देवी देवता थे, जो पेगन गॉड थे, उनमें क्रिश्चियंस विश्वास नहीं करते थे। और इस वजह से उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्रिश्चियंस एथीस्ट थे। आजकल के समय में एक एथीस्ट का डेफिनेशन वाइड है, ठीक वैसे ही जैसे पॉडकास्टिंग शब्द का डेफिनेशन वाइड हो गया कुछ ही सालों में। ईश्वर में विश्वास ना रखना एक चीज़ है जिसको समझाने के लिए एथीज़म वर्ड काफ़ी होता है। और अगर कोई और ज़्यादा डिटेल बताना चाहे तो वो मुझ जैसे लोगों की तरह अपने आप को एग्नोस्टिक एथीस्ट बोल सकता है, जैसे कि कई लोग कहते हैं। दुनिया में कई प्रोमिनेंट एथीस्ट हैं जो अपने आप को एग्नोस्टिक एथीस्ट कहते हैं। मैट डेलहंटी उनमें से एक हैं, एलेक्स ओकॉनर उनमें से एक हैं, रैशनैलिटी रूल्स वाले स्टीफन वुडफोर्ड उनमें से एक हैं। जब मैं एग्नोस्टिक एथीस्ट कहता हूँ तो सामने वाले की समझ में आ जाता है मोर और लेस कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो मैं तो बैठा ही हूँ समझाने के लिए। आपने ये तर्क मुझे एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देते हुए सुना होगा, जब मैं धर्म की बात करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि धर्मों में प्रॉब्लम होती है, धर्मों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि धर्म शब्द का वो मतलब नहीं है। और वहाँ भी यही तर्क लागू होता है कि हो सकता है कि जब धर्म शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ हो हज़ारों सालों पहले, तब उस शब्द का मतलब कुछ और रहा हो। पर आज जब मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मतलब होता है रिलीजन। क्योंकि अगर आप बाहर चले जाएं और किसी को पूछो भैया तुम्हारा धर्म क्या है, वो आपको अपना रिलीजन ही बताएगा। हो सकता है ये उस शब्द का ओरिजिनल मीनिंग ना रहा हो, पर आजकल के समय में जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो धर्म शब्द की एक नॉमिनल डेफिनेशन बन गई है। हमें यह अक्सर देखने को मिलता है उन लोगों से
जो कि एकेडमिकली ओरिएंटेड होते हैं, या कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका रियलिटी के साथ कोई ख़ास रिश्ता होता नहीं है। और इससे मेरा मतलब है कि ये लोग एकेडमिक डेफिनेशंस को वन एंड ओनली एब्सोल्यूट डेफिनेशन मान लेते हैं। और ऐसा करना समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि दुनिया कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई अपने एकेडमिक क्लासरूम से बाहर निकले और दुनिया के साथ डील करे, तो वो अक्सर ये पाएगा कि जो चीज़ें क्लासरूम में काम करती हैं वो असली दुनिया में काम नहीं करती हैं। असली दुनिया में उतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होते जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। असली दुनिया में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। असली दुनिया में आपको साफ जवाब कभी कभी नहीं मिलते हैं, और साफ जवाब पाने के लिए आपको लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। इसीलिए मेरी प्रॉब्लम होती है जब कोई कहता है कि एथीज़्म का डेफिनेशन एक ही है और कुछ और हो नहीं सकता, या ये कि एग्नोस्टिक एथीज़्म का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है भैया। मतलब इसलिए है क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल वाइडली कई लोग करते हैं, और उस वाइड डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग मोर और लेस लोगों के बीच में है। आप ये कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन का एकेडमिया में कोई मतलब नहीं है, एंड दैट्स ओके। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकेडमिया में जो डिस्कशंस होती हैं वो एक अलग दर्जे की डिस्कशंस होती हैं। असली दुनिया में जो डिस्कशंस होती हैं वो एक अलग दर्जे की डिस्कशंस होती हैं। अगर आपने कभी मार्शल आर्ट्स का मैच देखा है तो आपको पता है कि उसमें पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, और अगर नहीं पता है तो कराटे किड वाली पिक्चर ही देख लो। कराटे किड जो पिक्चर थी रिसेंटली, जहाँ पे विल स्मिथ के बेटे ने रोल किया था, उसमें आपको दो प्रकार की फाइट्स देखने को मिलती हैं। एक होती है स्ट्रीट लेवल फाइट, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते, जहाँ पे आप लड़ाई की शक्ति का, लड़ाई के स्किल का इस्तेमाल करते तो हैं, पर आप किसी रूल से बंधे नहीं होते। और एक दूसरी फाइट होती है जो कि टूर्नामेंट के दौरान होती है, जहाँ पे आपको जीतने के लिए पॉइंट्स गेन करने होते हैं, और पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि आपने कितने कम समय में कितने ब्लोज लैंड किए। एक कराटे मैच को जीतने के लिए आपको अपने दुश्मन को हराना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट्स गेन करने हैं, और जब टाइम कट होता है तो आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपको विजेता या फिर लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर असली दुनिया में फ़ाइट वैसे नहीं होती। वो रूल्स जो कि एकेडेमिया में काम करते हैं वो असली दुनिया में काम नहीं करते। मैं पिछले 2 सालों से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में मैंने एक चीज़ अगर सच पाई है वो ये है कि हर व्यक्ति का गॉड का डेफिनेशन अलग होता है। कोई भी दो व्यक्ति गॉड का एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन लेके नहीं आते। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि कहते हैं कि मैं एब्राहम एक क्लासिकल डेफिनेशन को सब्सक्राइब करता हूँ, पर उसमें भी वो लोग कोई कैवियाट लगा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया था जिसने कहा था कि मैं गॉड को ओमनिपोटेंट नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कि गॉड कुछ भी कर सकता है। और कई बार उसी प्रकार के लोग, उसी बैकग्राउंड के लोग आके कहते हैं गॉड ओमनिपोटेंट है। जब कोई एकेडमिक व्यक्ति कहता है कि एथीज़्म का ये डेफिनेशन हो सकता नहीं हो सकता, या यही डेफिनेशन हो सकता है, तो वो अक्सर किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा होता है, ये जानना भी ज़रूरी है। मैंने कुछ देर पहले बात की थी प्राचीन रोम के कॉन्टेक्स्ट में एथीज़्म क्रिश्चियनिटी जैसा था, कि अगर कोई प्राचीन रोम के देवी देवताओं को नहीं मानता है तो उसको एथीस्ट कहेंगे, बावजूद इसका है कि उसके मन में असल में गॉड की कोई कंसेप्शन है। प्राचीन रोम का समय बीत चुका है। इस समय हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पृथ्वी पे कुछ मेजर रिलीजन्स हैं, और उनमें से जो 2 या 3 बड़े वाले हैं वो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं। और एब्राहमिक रिलीजन के फॉलोअर्स अक्सर ये कहते हैं कि गॉड एक मेटाफिजिकल क्लेम है। अक्सर, हमेशा नहीं, क्योंकि आपको उनमें भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके गॉड के डेफिनेशन मेटाफिजिकल नहीं होते, और वो फिजिकल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहे होते हैं कि गॉड ने फिजिकल रियलिटी में इंटरफियर किया है। सो एकेडमिक डेफिनेशन के हिसाब से गॉड एक मेटाफिजिकल क्लेम है, पर भारत के ट्रेडिशंस के हिसाब से गॉड हमेशा एक मेटाफिजिकल क्लेम नहीं होता, क्योंकि यहाँ उस प्रकार की पेगनिज्म काफ़ी हद तक प्रचलित है, जैसा कि प्राचीन रोम में हुआ करती थी। तो अगर कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है कि एथीज़्म मस्ट नेसेसरली बी saying or asserting that there is no God, then what are they actually saying? Where is that definition coming from? जब कोई कहता है कि एकेडमिक डेफिनेशन किसी चीज़ की एकमात्र डेफिनेशन होना ज़रूरी है, तो वो असल में क्या डिफेंड कर रहा होता है? क्योंकि सोच के देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा अब्राहमिक नहीं लगता? वन ट्रू गॉड, वन ट्रू एथीज़्म, वन ट्रू डेफिनेशन। जो लोग कहते हैं कि गॉड एक मेटाफिजिकल क्लेम है,
क्या गॉड सिर्फ एक मेटाफिजिकल क्लेम है? क्योंकि मैं अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस से, जब मैंने लोगों से बात करते हुए जो भी सीखा है, उससे आपको बता सकता हूँ कि कई लोगों के लिए गॉड एक मेटाफिजिकल क्लेम नहीं है, वो एक डिसाइडेडली फिजिकल क्लेम है। और आप कौन होते हैं उनको बताने वाले कि उनका गॉड का डेफिनेशन गलत है, और गॉड का एकमात्र डेफिनेशन क्रिश्चियनिटी से आता है। ये उस विचारधारा से आता है जहाँ पे सच सिर्फ एक ही हो सकता है, और उस एक सच के अलावा अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं या उसके प्रति सिंपैथेटिक भी हैं, तो आप गलत हैं। आप बिल्कुल गलत हैं, आप सही हो ही नहीं सकते। इस प्रकार की बातें एक भारतीय बैकग्राउंड के व्यक्ति के मुंह से सुनना तो बहुत ही घटिया लगता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे अकाउंट जो कि अपने आप को धार्मिक, फिलोसॉफिकल या हिंदू बताते हैं, वो अपने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स एब्राहमिक लोगों से चुरा कर उसके ऊपर सैफरन रंग पोत कर अपने फॉलोअर्स को उल्लू बना रहे हैं। मुझे तो इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसने मुझे बताया कि अच्छा एथीस्ट कौन होता है, और उसने एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट का वीडियो दिखाया। जैसे कि अच्छा एथीस्ट बनने के लिए हमें एब्राहमिक अप्रूवल की ज़रूरत है। जैसे कि जब हमारे सामने कोई आता है और कहता है कि ईश्वर है और हम उससे प्रमाण मांगते हैं, ये कहने से पहले हमें किसी अमेरिकन क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट को लेटर लिख के उसकी परमिशन लेनी होगी। इनमें से कई लोग तो ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि किस हद तक इनके विचार एब्राहमिक थॉट द्वारा अफेक्टेड हैं। मेरे जो भी काम है, मेरी राइटिंग्स, मेरे वीडियोस, पॉडकास्ट, रील्स वगैरह, इनका एक बहुत बड़ा गोल ये है कि मैं भारत में एथीज़्म के जो बाउंड्रीज़ हैं उनको उनको ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूं। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एथीज़्म को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने आप को एग्नोस्टिक हिंदू या हिंदू एथीस्ट बताते हैं, और ये वही लोग हैं जिनको एग्नोस्टिक एथीज़्म शब्दों से प्रॉब्लम है। और ये काम करने में हमारी मदद एब्राहमिक थॉट तो नहीं करने वाला भैया। ये काम करने के लिए हमें खुद बीड़ा उठाना होगा। ये काम करने के लिए हमें भारत की धार्मिक वास्तविकता पर नज़र डालनी होगी, लोगों से बात करनी होगी, समझना होगा कि धर्म कहाँ कहाँ रोड़ा बनता है और कहाँ कहाँ रोड़ा नहीं बनता है, और उसके साथ ऑन अ केस बाय केस बेसिस डील करना होगा। ये काम किताबी कीड़ों के बस का नहीं है। ये काम उनका नहीं है जिनके मन में एक भी ओरिजिनल थॉट नहीं है, और फिलॉसफी के नाम पे वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि फलाना फिलोसोफर ने क्या कहा था और फलाना फिलोसोफर ने क्या बताया था। अगर आपने फिलॉसफी की डिग्री हासिल की है तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, पर यह काफ़ी नहीं है। आपको लोगों से बातें करके समझना पड़ेगा कि लोग किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपको लोगों से बात करके ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की ट्रेनिंग आपको उस क्लासरूम में मिली थी, वो एक एग्ज़ाम को पास करने के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे सकती। एक बहुत ही लंबे समय से रिलीजन जो है उसका डेफिनेशन ये बन गया था कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में एक ऑथोरिटेटिव सोर्स आपको बताएगा और आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। इस मॉडल को बदलना होगा, इस मॉडल को बदल के बनाना होगा एक ऐसा मॉडल जहाँ पे ये बातचीत दोनों तरफ से चलती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर पिछले कुछ सालों से लोगों से बातें करके मैंने कोई एक चीज़ सीखी है तो वो ये है कि रिलीजन के बारे में जो बातचीत होती है वो घरों में होती है, वो परिवारों में होती है, वो ऑफिसेस में होती है, क्लासरूम्स में होती है, पॉलिटिकल स्टेजेस पे होती है, दोस्तों के बीच होती है, कपल्स के बीच में होती है, बेडरूम्स में होती है। ये कॉन्वर्सेशंस वो कॉन्वर्सेशंस नहीं हैं जिनको आप एक स्क्रीन पर कुछ इक्वेशंस दिखाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये कॉन्वर्सेशंस अक्सर स्ट्रिक्ट एकेडमिक डेफिनेशंस के हिसाब से भी नहीं होती। और अगर कोई कहता है कि इन कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ स्ट्रिक्ट एकेडमिक डेफिनेशंस के बेसिस पे होना चाहिए, तो वो रिलीजन के उसी पुराने मॉडल को फॉलो कर रहा है जहाँ पे रिलीजन के बारे में आप और मैं बात नहीं कर सकते। हमें जाना पड़ेगा किसी अपोलोजिस्ट के पास जो हमें बताएगा कि एथीज़्म क्या होता है, कि रिलीजन क्या होता है, कि गॉड क्या होता है, और उसके डेफिनेशन के अलावा और कोई डेफिनेशन मैटर नहीं करता। द रियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ कुंग फू डोजो, इट इज़ अ स्ट्रीट फाइट। और स्ट्रीट फाइट में रूल्स, पॉइंट्स, ये सिस्टम वैसे काम नहीं करता बेटा। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। ये नया सेटअप कैसा लगा बताना, और जल्द ही नए वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।